हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज मैं आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं 3 तारीख का। आज फिर हमने बोर्ड सादा रखा है, ठीक है। एकदम एक एक न्यूज़ को हम लोग लिखेंगे और लिख के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे क्या होता है कि एक न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि बोर्ड पे एक बार मैं पहले ऑलरेडी अगर मैं लिख रखता हूँ तो उतना ही मैं घुमा फिरा के होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 3 जुलाई है। चैनल का नाम आप लोग को बार बार याद दिलाना पड़ता है, अफेयर्स फॉर NAUKARI, अफेयर्स फॉर नौकरी, ठीक है। इसके बगल में एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब बटन, जिसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बगल में बेल आइकन होगा, दबा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि छोटा सा चैनल है, कोई बड़ा तो है नहीं है, उतना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म भी मेरा नहीं है। सिंगल आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीज़ लेके आता हूँ। तो आप लोग के लिए जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि कम से कम 2-4 दोस्तों में शेयर कर दें। मैं 200-400 शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4 दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को पूरे ध्यान से पूरे लास्ट तक देखिए, आधे में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आगे जो क्वेश्चंस मैं डील करूं वो क्या हो, आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही साथ उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने SSC CGL टायर 1 क्लियर किया है, ठीक है। और आगे मैं आशा करता हूँ कि टायर 2 और टायर 3 जितने भी उसमें के एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर करें और ऑफिसर बने। बहुत बहुत बधाई हो उन लोगों को जिन्होंने टायर 1 क्लियर किया। और SSC के साथ साथ मैं बात कर दूं कि आप लोग को RRB का नोटिफिकेशन आ गया है, जो बैंक की तैयारी करते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए। तो वो लोग अपने जी जान से एकदम लग जाएं। चलिए तो हम लोग बात करेंगे। आज फर्स्ट न्यूज़ हम लिखेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ हम लिख देता हूँ मैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पहला संस्करण, ठीक है, पहला संस्करण गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। जो करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट चलेगा। अब ध्यान समझिएगा कि एक क्वेश्चन तो बनेगा PMMSY का, ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। संपदा योजना का पहला संस्करण लॉन्च किया गया, किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, किनके द्वारा भाई? तो गिरिराज सिंह द्वारा। तो गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। तो अब बात करते हैं कि गिरिराज सिंह कौन मंत्री हैं, किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो आप लोग को याद रखिएगा इसको, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। और बिहार बेगूसराय इनका संसदीय क्षेत्र है। बिहार बेगूसराय इनका संसदीय क्षेत्र है, याद रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र कहाँ है, तो बेगूसराय बिहार। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह, ठीक है। ये जो PM मत्स्य संपदा योजना है, इसकी लागत कितनी है, इस पर खर्च कितना किया जाना है, तो देख लीजिएगा। 20,50 करोड़ 20,50 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा। इसका मेन मोटो क्या है कि डेयरी फॉर्म, पशुपालन, मछली पालन को बढ़ावा देना और इसके एक्सपोर्ट में यानी कि निर्यात में भारत को नंबर 1 स्थान पे लाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निगार जौहर को पाकिस्तान सेना ने
पहली पाकिस्तान सेना ने क्या बनाया है, तो महिला लेफ्टिनेंट बनाया है, महिला लेफ्टिनेंट बनाया है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई मेरे कि निगार जौहर को पाकिस्तान ने क्या बनाया है, पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है, पहली जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, यानी कि आज तक कोई भी पाकिस्तान में महिला लेफ्टिनेंट नहीं हुई थी, यानी कि सेना में महिला ऑफिसर पद पे नहीं आई थी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो कम बनने का चांस है, बट बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, करेंसी वहाँ रुपया चलता है, इमरान खान वहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, और प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो आरिफ आलवी वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो यहां से एक चीज और आएगा, केरल का, याद रखिएगा, केरल का भी आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं, केरल के। आरिफ आलवी कहाँ के हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और एक केरल के क्या है, राज्यपाल है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि 1 मिनट देख के छोड़ दिए। विदेश और अन्य राज्यों से आए प्रवासियों के लिए किसने, केरल सरकार ने, प्रवासियों के लिए केरल सरकार ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया। यानी कहने का मतलब कि जो भी केरल के नागरिक विदेशों में रह रहे थे या अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, वो अब क्या कोविड-19 के चलते पुनः केरल में वापसी उनकी हो चुकी है, तो वे लोग पुनः बाहर न जाएं, ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए केरल सरकार ने क्या चलाया भाई, तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब यहाँ से बात आएगा कि केरल के सीएम कौन है, पी विजयन। अभी हमने राज्यपाल बताया है, तो राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ से खान, और यहाँ एक और होगा कि इसकी राजधानी है त्रिपुरा, और एक और चीज होगा कि साबरीमाला मंदिर भी यहीं पे है। ठीक है, साबरीमाला मंदिर यहीं पे है केरल में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, विदेश और अन्य राज्यों से आए प्रवासियों के लिए कौन सी सरकार ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया। तो भाई नाम में ही इसका आंसर है, केरला सरकार ने शुरू किया है। कौन सरकार, केरल सरकार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और भारत का सबसे क्या है, लिटरेट राज्य है, सबसे शिक्षित राज्य है। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, सम्मानित किया। क्यों, क्योंकि भारत का पहला कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का मरीज केरल में मिला था, और सबसे आसान तरीके से केरल ने क्या किया, अपने आप को इसे टैकल आउट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट, पूरा मैंने लिख रहा हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, के सीओ किनको बनाया गया है, महानिदेशक किनको बनाया गया है भाई, तो संजय द्विवेदी जी को।
संजय द्विवेदी जी को। अब यहाँ से बात आएगा कि आईएमसी के महानिदेशक कौन बनाया गया है, संजय द्विवेदी जी को बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी जो पत्रकारिता वगैरह का कोर्स होता है उसका जो हेड है उनको कहा जाता है, उसका जो हेड ऑफिसर उसको आईआईएमसी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। चलिए अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आईओसी। आईओसी यानी कि कौन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, मैं पूरा कॉरपोरेशन की अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अध्यक्ष बदल गए, कौन, श्रीकांत माधव वैद, श्रीकांत माधव वैद बने हैं, ठीक है। किनके स्थान पे, तो संजीव कुमार के स्थान पे, ठीक है। अब बात करेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। एक क्वेश्चन होगा कि श्रीकांत माधव वैद बने हैं, दूसरा क्वेश्चन होगा कि आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली है और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। आईओसी और सन बैटरी मिलकर क्या किया है, चंडीगढ़ में बैटरी ट्रांसफर करने के लिए, इजीली चेंज करने के लिए प्लांट लगाया है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, और एक क्या है ये भाई आईओसी, तो इंडियन ऑयल कंपनी है कॉर्पोरेशन, आईओसी है इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीबीएफसी। सीबीएफसी इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ बने हैं। क्या बने हैं भाई, सीईओ बने हैं, तो कौन बने हैं भाई, तो रविंदर भास्कर। रविंदर भास्कर बने हैं और इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रसून जोशी हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब बात समझिएगा, सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि फिल्म को सर्टिफिकेट प्रदान करना कि रिलीज होगी या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इसके सीईओ कौन बने हैं, रविंदर भास्कर बने हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा, कम से कम 50 लाइक तो इस पे बनना चाहिए। चलिए आईसीसी के अध्यक्ष, बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूज है भाई, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया, ठीक है। तो यहां से बात आएगी कि आईसीसी के अध्यक्ष, अभी हम लोग पिछली वीडियो में बात की थी कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर जी हैं जो भारत के हैं। इन्होंने क्या किया है कि आईसीसी के अध्यक्ष पद से क्या दिया है, इस्तीफा दे दिया है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहां बात आएगी कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर दुबई में है, हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके सीईओ है मनु साहनी, ठीक है। अब बात करेंगे तो ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया, तो भारत का जो है बीसीसीआई, उसके अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली जी हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा आईसीसी के अध्यक्ष कौन थे, शशांक मनोहर ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के लिए, संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि, भारत के स्थायी प्रतिनिधि, भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। प्रतिनिधि गलत हो गया, इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे बने हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का, और ये कहाँ के लिए होंगे? तो जिनेवा में होंगे। इसलिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 25 ऐसे संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो वर्क करती है। तो ये 25 संस्थाओं में भारत का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किनको नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे जी को। ठीक है, और यहाँ से संयुक्त राष्ट्र के लिए बात कर लें, इसको कहा जाता है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहा जाता है। उसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ई किसान धन ऐप। क्या? ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया भाई? HDFC ने लॉन्च किया। ठीक है, ई किसान धन ऐप HDFC ने लॉन्च किया। यानी कि अब यहाँ बात आएगी कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए, उनका ग्रोथ, उनको मैंने आगे लाने के लिए क्या किया है? HDFC ने उनको क्या लोन वगैरह देने के लिए क्या किया है? ई किसान धन ऐप की शुरुआत की है। ठीक है, अब HDFC की बात आएगी तो HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आदित्यपुरी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। और ई किसान धन ऐप की जब बात आ गई तो यहाँ किसान की बात आई है, तो किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, फाइनेंशियल 2022 के लिए भारत की जीडीपी का ये तो 9.5 से 8% कर दिया। यानी पहले जो उसका फोरकास्टिंग था 9.5, वो उसको घटाकर अब 8 कर दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि फिच क्या है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो सभी देशों का लगभग क्या करती है? क्रेडिट रेटिंग करती है। यानी कि इस देश का ग्रोथ रेट कैसा है, इस देश का ग्रोथ रेट कैसा है, इसका इकोनॉमी कैसे इंप्रूव हो रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसे जा रही है, यही टाइप से। ठीक है, तो यह क्या है? फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में पड़ता है। ठीक है, भारत में है क्रिसिल, इकरा, सिमेरा। ठीक है, ये सब भारत की हैं। अभी मैं बैंकिंग में इसको नहीं पढ़ाया हूँ, अभी बैंकिंग में बचा हुआ है। ठीक है, जो ही DI कंप्लीट होगा, लगभग 4 या 5 क्लास और DI का होगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बैंकिंग का जो बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपेक, APEC, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, की इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की 2021 की सम्मेलन न्यूजीलैंड ऑकलैंड में
में होने वाली थी जिसको रद्द कर दिया गया। अब अपेक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर, ठीक है। एक होता है ओपेक, OPEC, जिसका है वियना। अब समझिएगा, अपेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ सदस्य मेंबर है, कुछ मेंबर है इसमें सदस्य, ठीक है। अब तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी 2021 में सम्मेलन होने वाला था, कहाँ? न्यूजीलैंड में, ठीक है। कहाँ होना था? तो न्यूजीलैंड में। अब यहाँ बात आएगी न्यूजीलैंड में कहाँ? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक शहर है न्यूजीलैंड का, वहां पे होना था, जिसको क्या किया गया है? रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एशिया अपेक का 2021 वाला सम्मेलन कहाँ होना था? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। कहाँ किस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है? तो अपेक को रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब बहुत बच्चों को क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, अपेक और ओपेक में कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ये अपेक जो है क्या है? एक आपको इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, और ओपेक जो है ये ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। एक गल्फ कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी वगैरह जो भी है क्या करती हैं? क्रूड ऑयल निर्यात जो करती हैं, उनके लिए यह काम करता है ओपेक, ठीक है। ओ यानी कि ऑयल, ओपेक मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, दोनों का हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चलिए अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखते हैं कोविड-19 के का पता लगाने के लिए, क्या करने के लिए? चेकअप करने के लिए, पता लगाने के लिए किसने? तो IIT गांधीनगर ने, IIT गांधीनगर ने क्या किया है? एक AI आधारित पोर्टल शुरू किया है, ठीक है, जिसके आधार पे चेस्ट एक्सरे के आधार पे पता लगा लिया जाएगा कि इसको कोविड-19 है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आधा क्वेश्चन बनेगा, कौन सी संस्था ने, हालांकि एग्जाम का तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, किस संस्था ने चेस्ट एक्सरे के आधार पर कोविड-19 का पता लगाने की घोषणा की है, ठीक है। तो IIT गांधीनगर ने, ठीक है, IIT गांधीनगर ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, PLAYER, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने हैं। किसके द्वारा भाई? तो विजडन पत्रिका के अनुसार, विजन पत्रिका के अनुसार, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि विजडन पत्रिका के अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2020-21 किनको बनाया गया है? तो रविंद्र जडेजा। यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए हुए थे, विजडन पत्रिका के अनुसार मोस्ट टेस्ट प्लेयर यानी कि सबसे बढ़िया टेस्ट प्लेयर कौन है? तो आपको राहुल द्रविड़, ठीक है। टेस्ट में याद रखिएगा, टेस्ट में द्रविड़ और वैल्यूएबल में रविंद्र जडेजा। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड एक और देख लेते हैं। इसी में बीसीसीआई के फिर चर्चा कर लेते हैं। बीसीसीआई, मुंबई और सौरभ गांगुली, और लास्ट है आज का पंजाब में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रिवर का उत्पादन शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा कि पंजाब में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर का उत्पादन शुरू किया गया है। पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। मैं आप लोग से विदा लूँगा। विदा लेने से पहले आप लोग को याद दिला दूं कि अगर चैनल पे मेरे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, कम से कम 4-5 ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और ग्रुप हो तो और बेटर है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।